अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जूम सेशन में मुझे ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने। आप इन्हें देखते रहते होंगे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप भारतीय चैनल्स पर देखते रहते होंगे। बड़ा डट के, बड़ा ही जम के पाकिस्तानी दलाइल के साथ पाकिस्तान का दिफा करते हैं और जो एंकर्स की बोलती है वो बंद करा देते हैं, क्योंकि एक बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा है उनका। खैर, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वीडियो में ज्वाइन किया। हम बात करना चाह रहे हैं किसानों की तहरीक के हवाले से। आलमी मीडिया में भी उसकी खबरें गर्दिश कर रही हैं और बड़ी टॉप स्टोरी बन चुकी है ये। एक आपने ये बताना है मुझे, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो किसानों की तहरीक एक चल रही है अभी भारतीय हुकूमत पर, और कहा जाए मोदी सरकार पर, इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बड़े अरसे के बाद भारत के अंदर एक ऐसी तहरीक चल रही है, अगर ये कहा जाए कि 1947 के बाद एक ऐसी तहरीक चल रही है जिसको बड़े पैमाने के ऊपर आम जो लोग हैं उनकी ताईद हासिल है, उनकी हमायत हासिल है। जब से मोदी साहब हुकूमत में आए हैं, उनकी ऑपोजिशन इस तरह नहीं हुई। उनके खिलाफ जो सियासी जमातें हैं वो खुद, उनकी इतनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से वो कोई बड़ी तहरीक नहीं चला सके। इस वक्त पहली दफा ऐसे लग रहा है कि मोदी हुकूमत बहुत अरसे के बाद प्रेशर में है, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऑफर्स वगैरह भी किसानों को किए, लेकिन वो ऑफर्स ऐसी हैं कि वो किसानों ने उनको कबूल नहीं किया। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी हुकूमत इस जो तहरीक चल रही है उसकी वजह से बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। अच्छा, हमने देखा कि जब हिंदू एक्सट्रीमिज्म उनमें बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है तो वो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है वहाँ पर। और माइनॉरिटीज़, हमें पता है वो वहाँ पर कैसे गुजारा कर रही हैं, और स्पेशली मुसलमानों की बात की जाए तो क्या सलूक किया जा रहा है। कश्मीर का मामला हमारे सामने है, फिर वहाँ की वीडियोस हमारे सामने आती रहती हैं, किस तरह का बेईमाना सलूक उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम देखें, ये जो तहरीक है ये अपनी नौयत की थोड़ी डिफरेंट इसलिए लग रही है क्योंकि कुछ कामयाब भी जा रही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट का ऐसा कहना है कि जिस तरह से उन्होंने पुलिस की एक मतलब पुलिस तो लाठी चार्ज करती है, लेकिन उन्होंने पुलिस पे ही लाठी चार्ज कर दिया, तो उस नौयत की लग रहा है थोड़ी सी कामयाब है। डिफरेंस क्यों है और कैसा इम्पैक्ट आ सकता है इस डिफरेंस का? देखिए, इसमें जो है ना, मोदी की सियासत को समझने की जरूरत है। मोदी हमेशा तफरीक की और नफरत की सियासत करते हैं। अगर आप हम्म। शाहीन बाग का देख लें, जब एनआरसी और सिटीजन एक्ट के हवाले से वहां पे तहरीकें चल रही थी, मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने एक सेंटीमेंट उभारा मुसलमानों के खिलाफ, ये तो मुसलमान कर रहे हैं, तफरीक डाली। अब इसमें मसला ये है इस वक्त कि किसान हिंदू भी है, किसान मुसलमान भी है, किसान सिख भी है। तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि तफरीक डालने की, पंजाबी और साउथ में तफरीक डालने की कोशिश की, लेकिन वो किसानों के अंदर तफरीक डालने में कामयाब नहीं हुए। दूसरा, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी का जो तरीका कार है वो एग्जैक्टली अपने दोस्त नवाज शरीफ साहब वाला है। वो इदारों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। बाबरी मस्जिद का मसला हो तो उन्होंने इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट को। अब किसानों के मसले से भी निपटने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वो कोई फैसला लें, कोई ऐसी चीज करें कि वो सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई फैसला मिल जाए और उनको कोई लेजिटिमेसी मिल जाए। जिस तरह आपको याद होगा कि जब मेमो गेट स्कैंडल आया था तो काला कोट पहन के गए थे नवाज शरीफ साहब, तो मोदी साहब उस हद तक तो नहीं गए कि वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन उन्होंने जो इदारों के अंदर अपने बंदे लगाना, चाहे मीडिया के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में उस जमात ने, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे सहाफियों के, और वो माशाल्लाह अभी भी कायम है, जहां पे व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं। तो जी। अर्नब गोस्वामी साहब को भी व्हाट्सएप पे उसी तरह खबरें आती थी। तो वो बिल्कुल अपने दोस्त की तरह करते हैं। और अगर आप पीडीएम को ऑन होल देखें ना, तो पीडीएम में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसमें करप्शन के पीछे, जमहूरियत के पीछे छुपने वाले सलीम मांडीवाला जैसे लोग भी आपको नजर आएंगे, पीपल्स पार्टी भी नजर आएगी, मोदी की नफरत की सियासत आपको अचकजई में नजर आएगी, तफरके की और नफरत की। तो ये सारा जितना पीडीएम का जो आप जिसे कह सकते हैं कुल मुरब्बा है ना, वो मोदी की एक शख्सियत और उनकी पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर आप उनको बगौर जायजा करें तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब उनका ये चल नहीं रहा, और उसकी वजह वही है कि यहाँ पे जो मुतासरा लोग हैं वो सारे, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। तो ये इस वक्त मोदी साहब को मुश्किल का अच्छा, सामना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने स्टार्ट कर दी और पाकिस्तान के हर शहरी के दिल के करीब है ये बात। ये जो आजकल एक पीडीएम का एहतजाज है, उनके जलसे हैं, उसमें शमूलियत की बात करें, उसका हुकूमत पर असर कितना होगा उसकी बात करें। अच्छा, अब आपने कंपैरिजन कर ही दिया है तो मैं कंपैरिजन में आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ की पीडीएम तो जो एहतजाज इनके सामने आ रहे हैं, जो केसेस पर ये उठ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, नारेबाजी जो है वो तो इतनी इफेक्टिव नहीं है। हुकूमत अपना काम कर रही है और खुश उसलूबी से कर रही है, और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं वो आवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस बेसिस पे काम हो रहा है। पीडीएम अभी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। वहां पर जो किसानों की तहरीक चल रही है, मोदी परेशान तो नहीं? अंदर की खबरें क्या है?
देखिए, मोदी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, होता ये है कि कोई भी तहरीक चलाने के लिए ना आपके लिए के पीछे कोई नज़रिया होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जब अवाम के अपने मफ़ादात को हिट करे कोई, जब अवाम के अपने मफ़ादात को नुकसान पहुँचता हो, तो अवाम खुद खड़े होते हैं। जिस तरह अभी आप भारत में देख लें कि उनके पीछे कोई भी सियासी जमात नहीं है। सियासी जमातों ने आने की कोशिश की, उन्होंने उनको साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी तहरीक खुद चलाएँगे। हुँ, 16 हुँ। सियासी जमातों ने अभी जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है आज ही कि हम जो बजट का सेशन है भारत का, उसमें भी हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम हुँ, किसानों के साथ हैं। लेकिन लीड इसको अवाम कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप पीडीएम को देखें, पीडीएम का मसला ये है कि ना उनका नजरिया है कोई, ना उनकी कोई कॉज है, जिसकी वजह से उनको उस तरह अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल नहीं हो रही। अब आपके अपने मुकदमात हों, या आपको कोई नैब का नोटिस आए, या आपके ऊपर कोई करप्शन के केसेस हों, तो उसके ऊपर तो अवाम आपके पीछे खड़े होकर डंडे नहीं खाएगी। और दूसरा ये है कि जो इनकी फार्मर्स की सियासत है, इसलिए कि कोई भी तहरीक जो होती है उसमें पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व होती ही है। कोई सही। गैर सियासी इंसान तो कोई पॉलिटिक्स नहीं चला सकता, कोई तहरीक नहीं चला सकता। तो ये जो सारी तहरीक है, इससे थोड़ा सा मरियम और बिलावल को भी सीखने की जरूरत है कि वो लोग, गरीब किसान, वो किस तरीके से तहरीक चला रहे हैं, इसलिए कि उनके अंदर एक कॉज है। हुँ, उन्होंने नहीं कहा आर या पार, ठीक है, 26 जनवरी को हम ये कर देंगे। ये 15 दफा डेडलाइंस दे चुके हैं। जिस दिन उन्होंने कहा था, उन्होंने जाके वहां पे झंडा लगा दिया रेड फोर्ट पे, हुँ। इसलिए कि वो तहरीक है, वो एक मैच्योर तरीके से चल रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, जो अपने हाथ से रोज रोटी कमाते हैं, जमीन खोते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, और ये कह रहे हैं कि हम जी हम हुकूमत गिरा देंगे, तहरीक चला देंगे। इस तरह तो तहरीकें नहीं चलती। तो ये नाबालिग बच्चों की तहरीक और अवामी लोगों की तहरीक आप देखें तो आपको साफ फर्क नजर आता है। आपने जो साफ फ़र्क है वो भी वाज़ेह कर दिया है। जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे दानिश्वर ऐसे कहते हैं कि भारत एक गैर फ़ितरी मुल्क है, ये कायम नहीं रह सकता। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, भारत के अंदर बहुत सारी डिफरेंट, जिस तरह आप कह सकते हैं कि जुबानें हैं, कल्चर है, डिफरेंट लोग उधर इकट्ठे रहते हैं। लेकिन अब अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देख लें, तो जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, तो एक ग्लोबल विलेज बन गया। आप अमेरिका जैसे मुल्क में चले जाएं, लंदन जैसे शहर में चले जाएं, तो आपको 100 200 नेशनैलिटीज नजर आएंगी जगहों पे। तो भारत के साथ जो प्रॉब्लम है, भारत के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस तरह की एक सोसाइटी में रहें जहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हो, अगर आप वहां पे लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, तो फिर तो वो कायम नहीं रह सकता। अगर आप एक खानदान के अंदर भी अपने 2 बच्चों को हकूक दें और 3 को हकूक ना दें, तो वो खानदान कायम नहीं रह सकता। तो वो मुल्क जो 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है, वहां पे आप कहें कि हम सिखों को हकूक नहीं देंगे, मुसलमानों को हकूक नहीं देंगे, हम अपने दूसरे जो नागालैंड के लोग हैं उनको हकूक नहीं देंगे, तो फिर वो मुल्क किस तरह कायम रहेगा। लेकिन अगेन, जिस तरह मैं ये कहता हूं कि अगर वो हकूक दें, वो उनको सब लेके चले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी है कि एकदम से कोई भारत को टूट जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी सब लेके जा रहे हैं, हुँ। उस तरीके से फिर ये खदशात बढ़ते हैं, और फिर वो उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज सिख खड़े हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, आज दूसरे किसान खड़े हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर भारत टूटेगा, तो वो मोदी की हुकूमत और इनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से टूटेगा, उन लोगों की वजह से नहीं, जो लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, वो तो बेचारा अपने हक मांग रहे हैं। अच्छा, दिल्ली की सिचुएशन बता दें, अभी वहाँ पर हालात कैसे हैं? निकलना जी, आसान है? दिल्ली में जी अभी किसान जो वहां पे 1-2 लीडर हैं, उनको आज ही दिल्ली पुलिस की जानिब से नोटिस वगैरह जारी हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनको नोटिस भेजा है कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 लीडरों से कल मेरी बात हुई थी, जो वो ये बता रहे थे, जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, वो कहते हैं हमारे खिलाफ एफआईआरें कट चुकी हैं, और एफआईआरों के हमें बार बार कहा जा रहा है कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि बजट सेशन शुरू होना है भारत के अंदर, और मोदी हुकूमत की कोशिश ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी ने कोई ना कोई फैसला ले। लेकिन किसान अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं, और दिल्ली में इस चीज को आप कह सकते हैं कि स्टेटस को है इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब ने हमें वीडियो लिंक पे जॉइन किया था। मोदी सरकार के हवाले से आगाह किया और स्पेशली जो किसानों की एक तहरीक चल रही है, कितनी इफ़ेक्टिव है और मोदी सरकार को किस कदर नुकसान पहुँच सकता है, इस पर हमने बात की। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।